हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी पीजीटी फिजिक्स 2021 के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। एक इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 21 to 30। ठीक है, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 to 40। ठीक, तो अब इससे प्रीवियस जो वीडियो है आप इस तरीके से मेरे साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपना इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना जो स्कोर है, आपने 10 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ये कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक क्या हो गई है, हो रही है। क्लियर? तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 इज दैट द गैस लॉ पी वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज ट्रू फॉर। ये जो गैस लॉ है पी वी अपॉन टी, वेयर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है, ये किसके लिए क्या कह रहा है? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक बोथ। तो होता क्या है, देखो, पी फॉर आइडियल गैस, ठीक है, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी होता है। ठीक, वेयर पी क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, वेयर पी प्रेशर और वी इज द वॉल्यूम, टी इज द टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर, आर इज द गैस कांस्टेंट, R is the gas constant और N is the number of mole। ठीक, इस तरीके से कुछ कहानी है। तो देखो अब हो क्या रहा है, अब पी वी अपॉन टी, अगर पी वी अपॉन टी की बात करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा? एन आर। और एन देखो किसी फिक्स गैस के लिए नंबर ऑफ मोल भी फिक्स रहेंगे और आर गैस कांस्टेंट भी फिक्स रहेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एन पी वी इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैलिड होता है, ये फॉर एवरी आइडियल गैस के लिए ये जो रिलेशन है क्या रहता है? वैलिड रहता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आइसोथर्मल। ठीक है, ये आइसोथर्मल के लिए भी वैलिड है और जित एडियाबैटिक चेंजेस के लिए भी क्या है? ये वैलिड है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? बोथ। और इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने आइसोथर्मल लगा के आए थे। ठीक है, क्योंकि फॉर आइडियल गैस है तो ये इक्वेशन क्या होगा? सब प्रोसेस के लिए क्या होगी? वैलिड होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों ही क्या होंगे? इसके ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट। क्लियर? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 अकॉर्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि केटीजी कितनी ज़्यादा आई है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, देखो नाम से पता ही चल रहा है इक्वी पार्टीशन, तो इसलिए ये बोला कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी होती है? हाफ के टी होती है, वेयर के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी इज द टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी पर मोल्स एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो जनरली जो मैंने बोला था, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना होता है? हाफ, हाफ के टी होता है। और डाई के लिए अलग होगा फिर, ठीक है, मोनो के लिए अलग होगा। इस तरीके से ट्राई के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो जाएगा। बट अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी तो उसका आंसर कितना होगा? हाफ के टी। कितना होगा? हाफ के टी। कितना होगा? हाफ के टी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रेजेंट है। क्लियर? हाफ के टी इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, प्लैंक कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या होता है, देखो, बोहर, बोहर पॉस्टुलेट होता है हमारे पास। ठीक है, वी हैव बोहर पॉस्टुलेट। वो बोलता, बोहर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग दोज ऑर्बिट फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व आउट करते हैं। तो देखो एन क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया और टू पाई भी कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम हो किसके इक्वल आ जाएगा? प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी? प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी क्लियर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, ये फेमस है, ये तो बड़ा फेमस है, काइनेमेटिक्स का ये फेमस प्रॉब्लम है।
इसके बिना ऐसा पेपर नहीं है कि कभी इसके बिना कोई पेपर नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आए ना। ठीक है, फेमस प्रॉब्लम है। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज गिवन बाय, हमको पोजिशन दे रखी है x इक्वल टू 12 प्लस 18t और प्लस 9t², हमको ये पोजिशन दे रखी है और मेरे से पूछ रहा है कि एसेलरेशन निकालो जब टाइम 2 सेकेंड। तो देखो काइनेमेटिक्स का जो हमारे पास इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करूँगा, अगर हमको पोजीशन टाइम गिवन है, इससे अगर हमको वेलोसिटी टाइम अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। और वेलोसिटी से अगर हमको एसेलरेशन निकालना है तो हमको एक और बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप अप टू डाउन जाओगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर डाउन टू टॉप आओगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ईच स्टेप को। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी हम पोजीशन टाइम में खड़े हैं। ठीक है, अभी जो हम ठीक है, अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हम कहाँ हैं, यहाँ पर है, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो फर्स्ट पोजीशन टाइम से मैं वेलोसिटी टाइम निकाल लेता हूँ। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और इसका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और प्लस t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t होगा, तो 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। 18t इजिट से वेलोसिटी में यहाँ पर आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ से एक और सीढ़ी नीचे चलना है। तो एसेलरेशन के लिए मैं क्या करूँगा, एक और बार क्या करूँगा, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। गेटिंग, ठीक है। तो मोस्ट फेमस प्रॉब्लम है, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो ओनली क्या आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एसेलरेशन। और हमको टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है, बिकॉज ये जो एसेलरेशन है क्या है, इज कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है तो टाइम, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में जो पार्टिकल का जो एसेलरेशन होगा वो कितना होगा, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज इट्स करेक्ट आंसर। वेरी वेरी फेमस प्रॉब्लम फॉर काइनेमेटिक्स। गेटिंग, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसमें से कौन कौन सी जो सेंटेंसेस वो सही हो सकता है। तो देखो, इज ऑलवेज एसेलरेटेड, जरूरी नहीं है कि हमेशा एसेलरेटेड हो। और ये दूसरा सेंटेंस भी बिल्कुल रॉन्ग है, इज नॉट, हो भी सकता है एसेलरेटेड, हो भी सकता है। देखो कैसे, सबसे अच्छा है इसका, इस एग्जाम्पल का क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखो सब हो क्या रहा है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या होगा, जो स्पीड इसकी कांस्टेंट होगी। तो सर्कुलर मोशन में सपोज दैट कोई एक पार्टिकल है आर रेडियस में, एट दैट पॉइंट यहाँ अगर मुझे वैल्यूस यहाँ पर स्पीड चाहिए तो मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा होगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये स्पीड यहाँ, और यहाँ पर जो आ जाएगा ये आ जाएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन अ पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कल, रिवॉल्व इन सर्कल, इट्स वेलोसिटी, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस। ठीक है, जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बट जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, कांस्टेंट हो रही है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कह रहा हूँ, देखो सपोज दैट व्हेन पार्टिकल इज देयर, जब पार्टिकल यहाँ पर था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी जे कैप था। और जब पार्टिकल यहाँ यहाँ पर पहुँचा होगा तो ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी होगी ये v, और ये क्या हो गया होगा, डाउनवर्ड क्या होगा, वेलोसिटी माइनस जे। तो अगर हम डेल्टा v निकालेंगे, वी एफ माइनस वी आई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस वी जे कैप माइनस वी जे कैप। तो दैट मीन्स डेल्टा वी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 वी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन जो है वो एग्जाम्पल हो सकता है। अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी हमेशा क्या है, एक्सेलरेटेड ही रहे। तो इट विल चांसेस कि बॉडी गेट क्या एक्सेलरेटेड, तो फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं, ऑल्सो कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो नहीं सकती है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, माइट बी एसिलरेटेड, ठीक है, एसिलरेटेड हो सकती है। क्लियर, तो 35 का सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ये भी डायरेक्ट केटीजी से आया है, ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। देखो मुझे लग रहा है कि फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, इससे कल प्रीवियस वीडियो में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ द गैस एंड टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो सिंपल सी बात है ना। जो हमारे पास क्या होता है, जो प्रेशर इक्वल टू होता है और 2/3 होता है टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो डायरेक्ट एज इट इज तुम याद रखो, कैसे याद रखो कि दो दो के नीचे तीन आ रहा है, अब ये इस तरीके से याद रख सकते हैं हम इसको। तो इसके अकॉर्डिंग जो कौन सा ऑप्शन है, 2/3 ऑफ ई, ठीक है, ई इज द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो 36 से कहा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 37 क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, द दो सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और ये जो मीन फ्री पाथ होता है, जो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन होता है 1/√2, इसमें हमारे पास आता है एक पाई आता है, सिग्मा आता है, और एक क्या आता है, एन आता है, ठीक है। वेयर पाई तो ये सिग्मा ये होता है हमारे पास डायमीटर, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन में इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे ऑप्शन में इसको ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको डी ए सिग्मा कुछ भी लिखा हो तो समझ जाना है डायमीटर के बारे में बात हो रही है। और एन क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम में होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम होता है यहाँ पर एन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो फर्स्ट तो हो नहीं सकता है, ठीक है, सेकंड भी होगा नहीं और फोर्थ भी होगा नहीं, तो थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो मीन फ्री पाथ होता है वो क्या होता है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, वेयर सिग्मा इज नॉट कंडक्टिविटी, सिग्मा हियर इज डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, और एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, तो 37 का क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गैस इज केप्ट इन अ रिजिड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अ गैस इज केप्ट इन अ रिजिड। लोगों ने इसमें क्या करा, बहुत सारे अपने आंसर भी निकाल दिए पर बिल्कुल गलत। एक रिजिड का मतलब नहीं समझे, सपोज दैट, अगर रिजिड कहने का मतलब क्या है, रिजिड मतलब का होता है सॉलिड होता है। अगर कोई गैस सॉलिड में होगा तो उसमें क्या होगा बताओ, नो एक्सपेंशन इन देयर वॉल्यूम, क्योंकि वॉल से रिजिड है, कंटेनर रिजिड है, तो नो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम टेक प्लेस, ठीक है। वॉल्यूम में क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट है बस। अगर रिजिड कहने से आपके दिमाग में इतनी चीज़ें हिट कर जानी चाहिए कि रिजिड होगी तो डेफिनेटली जो क्या होगी, वहाँ पर कोई वॉल्यूम में एक्सपेंशन नहीं होगा। दैट मीन्स दैट मीन्स मैं क्या कहना चाहूँगा कि जो डेल्टा वी वी होगा वो जीरो होगा, दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। बट नाउ अब देखो इसको होगा क्या, अब हमको गिवन क्या है कि इसमें कंटेनर हीट इक्वल टू हमको दे रखा है डेल्टा क्यू, हमको गिवन है 500 जूल दे रखा है इसमें, सप्लाइड टू द गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा यू हमको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यू हीट देते हैं तो हीट का दो पार्ट में यूज़ करता है, अपनी इंटरनल एनर्जी बनाता है और वर्क डन में क्या करता है, यूज़ करता है। तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूँ, डेल्टा यू प्लस वर्क इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है, ठीक है। तो अगर वॉल से कैसी है इसकी, रिजिड है, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अगर तुम किसी भी गैस को क्या कर रहे हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी दे रहे हो तो हीट एनर्जी का पूरा यूज़ करेगा उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और हीट एनर्जी आपको दे रखी है 500 जूल, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ हिट करना है, तो इस क्वेश्चन का जो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट आंसर लगाना है। तो रिजिड सुनते ही समझ जाओ कि वॉल्यूम में कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, तो जितना हीट तुम किसी ऑब्जेक्ट को दोगे वो पूरा का पूरा इसका यूज़ कहाँ करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में करेगा। तो दैट मीन्स हीट किसके इक्वल है, 500 है, और वही 500 किसके इक्वल हो जाएगी, उसके इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका 38 का करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 39। 39 मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो ये क्या बोल रहा है, सपोज दैट हमारे पास एक पार्टिकल है
ये सेंटर है और इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मूव कर रहा है ऐसे, इस तरीके से क्या मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो यहाँ पर एक फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। एक लीनियर एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, हमको यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन पूछा गया है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, पता ही है आपको, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड, ठीक है, ये पूरा राउंड जो लगा रहा है 4 सेकेंड में कह रहा है कि कंप्लीट कर लेगा। और हमको क्या पूछ रहा है, एसेलरेशन पूछ रहा है, तो जो एसेलरेशन की जो वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर होती है, ठीक है, लीनियर एसेलरेशन जो होता है वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो आर तो मुझे पता ही है, वी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम ये जानते हैं, तो हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, स्पीड वी डिस्टेंस डी टाइम टी। अब देखो जब ये पूरा यहाँ से अगर ये स्टार्ट कर रहा है दोबारा से यहीं पे आ रहा है लौट के, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, ये करेगा 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपॉन टी, यहाँ से मैं वी निकाल लेता हूँ, 2 इंटू पाई, और पाई के टर्म्स में ही हम आंसर लिखते हैं, 2.5, 2 इंटू पाई इंटू आर दे रखा मुझे 10 सेंटीमीटर में ही आंसर निकालना है, और इंटू 4, ठीक है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। गेटिंग, ये फर्स्ट स्टेप, अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ रखोगे तो देखो 5 का स्क्वायर करोगे, वी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25 पाई स्क्वायर अपॉन, और आर, आर कितना दे रखा है 10, तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट, कुछ नहीं करना था, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट होगा, 2.5 जो आंसर आ रहा है, 2.5 पाई स्क्वायर, 2.5, तो देखो 2.5 यहाँ पाई स्क्वायर भी आना चाहिए था, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्या है, बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 2.5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, अ बॉडी ऑफ मास दे रखा है 40 ग्राम, स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है, किसी रफ हॉरिजेंटल सरफेस में क्या कर रहा है, मूव स्लाइड कर रहा है, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स जो सरफेस और ब्लॉक के बीच में है, तो ये सपोज दैट हो इस तरीके से कुछ इवेंट हो रही है, ये एक ब्लॉक है और ये रफ सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, रफ सरफेस है, और ये बॉडी कैसे इसमें ऐसे फोर्स से लग रहा है आगे को, ठीक है ना, इसमें मूव कर रहा है, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स से निकालना है हमको, सरफेस और इस बॉडी के बीच में ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ये निकालना है, तो बॉडी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो इसमें क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक, और इसका मास हमको गिवन है। अब अगर हम इसका एफबीडी बनाते हैं तो हमेशा इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, और इसका जो नॉर्मल है वो कहाँ लग रहा होगा, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, इन दोनों का एफसी और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड निकालना है, एफसी और जो नॉर्मल का यही कॉन्टैक्ट फोर्स से निकालना है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसके लिए हमको देखो, ठीक, अब फ्रिक्शनल फोर्स तो हमको गिवन है, फ्रिक्शनल फोर्स तो हमको कितना दे रखा है, 3 न्यूटन दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स गिवन है, हमको नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल किसके इक्वल है बताओ, नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, mg बैलेंस कर रहा है, मास कितना दिया है 40, इसको किलोग्राम में बदल लो, इंटू जी 10 ले लो, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स आया वो 4 न्यूटन आ गया। अब तुमको क्या करना है, इनका निकालना है, क्या फोर्स से निकालना है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकाल देते हैं, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, एफ सी कैसे निकालेंगे, अब तुम्हें पता है अगर ये दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है तो क्या करोगे, एफ सी फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर, इसको हम सिर्फ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है, तो एफ क्या एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 90 का एंगल बन रहा है, 90 का अगर एंगल बन रहा होता है तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4 कॉस 90 वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से जो
कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा 9 + 16 आ जाएगा, 9 + 16 25 होता है, ठीक है, 25 मीन्स 5 न्यूटन क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड में प्रेजेंट है। क्लियर, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हमसे, ठीक है, जो कि क्या आ रहा है हमारे पास 5 न्यूटन आ रहा है, ठीक। तो इस वीडियो में हमने ऑब्जर्व किया क्वेश्चन नंबर 31 to 40 क्वेश्चन, हमने 10 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस 10 में से आउट ऑफ 10 कितने आपके क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और ये और एक कहीं ना कहीं एक अपने दिमाग में एक लिस्ट प्रिपेयर करो कि एग्जामिनर का फेमस टॉपिक कौन से हैं, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर लिस्ट बनाते हुए उन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा, इसी तरीके की क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम एग्ज़ाम हॉल में या जब हम पेपर हॉल में बैठे होंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारे पास स्पीड भी होगी, ठीक है, स्पीड के साथ मोमेंटम भी होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा सिलेक्शन 100% होगा एग्जाम में, ठीक है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है और प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि अब जो फॉर्म है जल्दी से जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं, लगे रहिए तरह जम के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पिछली बार की जो कमियां हैं वो इस बार आपकी स्ट्रांगनेस बननी चाहिए। क्लियर, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।